हेलो दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल स्टडी डाउन पे स्वागत करते हैं। दोस्तों हम क्लास नाइन्थ के साइंस को पढ़ रहे हैं। दोस्तों ये क्लास नाइन्थ का जो लेसन नंबर 1 है वो केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 1 पार्ट पढ़ रहे हैं। दोस्तों जो यूनिट 1 है दोस्तों क्लास नाइन्थ के साइंस में यूनिट नंबर 1 में हम लेसन नंबर 1 पढ़ रहे हैं और उसमें भाग जो है केमिस्ट्री का है 9th में। और हमारे चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ कथम मैटर इन आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? सराउंडिंग का मतलब होता है कि हम जो है हमारे आसपास, हमको छुड़ाकर हमसे। सराउंडिंग का मतलब होता है कि हम हैं, अपने आप को लीजिए। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग का मतलब होता है कि हमको छोड़ाकर जो हमारे आसपास है सभी सराउंडिंग में आते हैं। आप इस पॉइंट को भी समझिए। आसपास का मतलब ये होगा, सराउंडिंग का मतलब हो कि हमको छुड़ा के जो हमारे आसपास जितने सामान है वो सराउंडिंग में आएंगे। वो पदार्थ कैसे है, चलिए दोस्तों हम देखते हैं। इसको समझने से पहले दोस्तों हम कल क्लास लिए थे, उसमें हम कुछ चीजों बताए थे दोस्तों। जैसे हम द्रव्य बताए थे, द्रव्यमान बताए थे, भार बताए थे दोस्तों। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप समझिएगा। लेकिन दोस्तों हम चाहते हैं कि उनसे पहले हम इस परमाणु को, एटम को और अणु, मॉलिक्यूल को समझ लें। क्योंकि जब हम इनको समझेंगे, आप हमारी बातों को समझने की कोशिश करिए। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, खासकर ये 9th के लिए बनाया गया है दोस्तों। लेकिन ये वीडियो किसी भी पसंद देख सकता है और इससे कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमारी बातों को समझने की कोशिश करिए। जब हम द्रव्य पढ़ते हैं तो दोस्तों ये सारी बातें उसमें इन्वॉल्व हैं, सारी बातें मिलती हैं। तो हम चाहते हैं कि जब इनको अभी आगे चल के ये सारी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक हल्का सा इनका झलक देख लेंगे दोस्तों, इनका हल्का सा एक टॉपिक पढ़ लेंगे तो हमें और सारी चीजें समझने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए ये टॉपिक को हम लेके आए हैं। तो हम पढ़ेंगे परमाणु, एटम पढ़ेंगे और अणु, मॉलिक्यूल समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम समझते हैं। देखिए परमाणु किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए समझने की कोशिश करिए। ये समझ लीजिए कि ये एक लोहा का टुकड़ा है। ये एक लोहा का टुकड़ा है। लोहे के टुकड़े को दोस्तों ये समझ लीजिए, इस लोहे के टुकड़े को, इसका छोटा पार्ट निकालिए। एक लोहे का छोटा पार्ट ये हो गया, ठीक। इसका और छोटा पार्ट कीजिए, ये हो गया। और छोटा पार्ट कीजिए, ये हो गया। और छोटा पार्ट कीजिए, ये हो गया। इस लोहे का छोटा पार्ट करते जाइए, इस लोहे का छोटा पार्ट करते जाइए और वो सबसे छोटा कर लीजिए कि जिसे अब विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक। विभाजित नहीं किया जा सकता है, अब उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। उस लोहे को अब मतलब उसे तोड़ा नहीं जा सकता है दोस्तों। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। अभी रुके रहिए दोस्तों, और कुछ डिटेल आप लोगों को और चीजें स्पष्ट होंगी। बस आप रुके रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए। समझिए कि ये H2O है, जल है। जल के कण को एक एक भाग को बांटते जाइए, तोड़ते जाइए। ये हुआ एक कण, उसके भाग को एकदम तोड़ते जाइए। इतना तोड़िए दोस्तों, इतने जल के पार्ट को, जल के एक टुकड़े को इतना तोड़िए कि उसे अब तोड़ा नहीं जा सकता है। उसे अब तोड़ा नहीं जा सकता है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों वह सूक्ष्मतम कण जिसे अब विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे परमाणु कहा गया, एटम कहा गया दोस्तों। और ये जो एटम होते हैं दोस्तों, ये जो एटम होते हैं अब उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन आगे चल के डाल्टन साहब हमारे ने इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तोड़े हैं, तो हम उसे आगे चल के समझेंगे। लेकिन पहले समझ लीजिए इतना ही कि इसी कण को हम क्या कहते हैं? इसे हम परमाणु कहते हैं। हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि हम कहते क्या हैं। और हम क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, इसके बाद विशेष ध्यान रखें दोस्तों। और हमें बस परिभाषाओं को समझने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो आइए हम कुछ चीज लिखें इसमें और इससे भी समझते हैं। देखिए लिखें, तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। तत्व का मतलब समझिए दोस्तों, तत्व का वह छोटा से छोटा कण।
आप पीरियाडिक टेबल देखे होंगे तो उसे तत्व कहते हैं, कभी पदार्थ नहीं कहते हैं। आप गौर कीजिएगा, जो हमारा पीरियाडिक टेबल है उसे हमेशा तत्व कहा गया है, किताबों में हमेशा तत्व। बुक को भी आप लोग देखें दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूं कि सभी लोग बुक लेकर ही पढ़ें। हम यहाँ पर एक हेल्प की तौर पे हम आप लोगों को कुछ चीजें बता रहे हैं, तो उसे ऑब्जर्व कीजिए, लेकिन आप अपने पास किताब पढ़िए। किताब बिना कुछ भी नहीं हो सकता है दोस्तों, किताब बिल्कुल पढ़िए, किताब के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, किताब पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो तत्व का मतलब होता है दोस्तों, देखिए जैसे हाइड्रोजन है, आपका हीलियम है, सोडियम है, ये सब क्या है? तत्व है। इसे दोस्तों पदार्थ नहीं कह सकते हैं, इसे पदार्थ नहीं कह सकते हैं, ठीक ना। जैसे क्या है, जैसे अमोनिया है, NH3 है या H2O है, इसे हम पदार्थ कह सकते हैं, लेकिन इसे पदार्थ नहीं कह सकते। जैसे हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, सोडियम हुआ, इसे हम पदार्थ नहीं कह सकते हैं, तत्व कहेंगे। क्या मतलब है, देखिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। हाइड्रोजन तत्व उसे कहेंगे दोस्तों कि जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो तत्व है, मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, तो इसमें जो कण है, जो परमाणु है, प्रत्येक परमाणु जो है समान है। समान का मतलब समझने की कोशिश करिए कि जो समान है, इसका मतलब कि इसमें जो परमाणु के कण हैं सभी समान हैं। समान का मतलब ये हुआ कि जो उनके गुणधर्म हैं, जो इनके गुणधर्म हैं, इस एक कण के जो गुणधर्म है वही सब कण के गुणधर्म है। जो ये कण का गुणधर्म है वही सभी कण के इसमें के गुणधर्म है, सभी कण के वही गुणधर्म है, मतलब इनके गुणधर्म समान है। तो जो हमारा परमाणु है, जो हमारा तत्व है, जो हमारा तत्व है, जो हमारा तत्व है, तो उसमें समान परमाणु के अणु जो है भाग लेते हैं। और जो तत्व, जो पदार्थ होता है, जो पदार्थ होते हैं दोस्तों, पदार्थ होते हैं, उसमें अनेक पदार्थ के अनेक जो परमाणु होते हैं वो भाग लेते हैं। अनेक परमाणु, जो ये परमाणु है, कई परमाणु भाग लेकर एक पदार्थ बनाते हैं, जबकि सेम परमाणु मिलकर एक तत्व बनाते हैं। आप हमारे बातों को समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ी सी डीप है लेकिन आप समझ लेंगे। जब समान परमाणु होंगे, जब बिल्कुल समान, उसमें कोई नहीं, उनके गुणधर्म भी समान होंगे, उनकी आकृति भी समान होगी, एक तत्व है उसमें जो परमाणु है, अगर जो गुण एक परमाणु का है वही सभी परमाणु उनके होंगे, जो आकृति एक अणु का होगा वही सभी अणु की आकृति होंगे, तो यानी उसे हम तत्व कहेंगे, उसे हम तत्व कहेंगे दोस्तों। तो वही लिखा गया है कि तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। आप समझिए दोस्तों, समझने वाली बात यह है दोस्तों कि जो हमारा परमाणु होता है यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। मतलब क्या है, यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, मतलब जो क्रिया होती है। समझने की कोशिश करिए कि जैसे H2O है, H2O मत समझिए, समझिए कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, समझिए इसे, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु है, एक परमाणु है, परमाणु का मतलब आप समझ ही गए कि इसे अब बिल्कुल एकदम इसे डाल्टन साहब बताएं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में जो ये परमाणु है, इसे जब परमाणु है तो इसे 3 भागों में ही बांटा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, ठीक ना, इसमें ही बांटा गया। तो यही जो है, यही जो परमाणु है, ये परमाणु है दोस्तों, यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। आप समझिए कि एक लोहे का टुकड़ा लिए हैं, आप हमारी बातों को समझने की कोशिश करिए कि आप लोहे के एक टुकड़ा लिए हैं, तो लोहा का जो देख रहे हैं कि लोहा को गलाकर, पिघलाकर कोई और आकृति दी जा रही है, उसे गलने में जो भाग ले रहा है दोस्तों, तो लोहे का बड़ा टुकड़ा भाग नहीं ले रहा है, परमाणु, जो परमाणु है वह भाग ले रहा है हमारी रासायनिक अभिक्रिया करने में। यानी कि जो हमारा परमाणु है स्वतंत्र अवस्था में नहीं है, जब क्रिया में भाग ले रहा है दोस्तों, ये कि परमाणु ही क्रिया में भाग लेते हैं, अणु नहीं, परमाणु ही क्रिया में भाग लेते हैं, क्योंकि वही सबसे सूक्ष्म कण है और वही पिघलता है और वही सब कुछ क्रिया करता है। तो यानी कि मतलब वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं है, परमाणु जो है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं है ये, क्योंकि यह क्रिया करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इतनी बातें समझ गए हैं कि वह सूक्ष्मतम कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है परमाणु है। बाद में इसे डाल्टन साहब ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित किया है दोस्तों, ये बात की बात है, ठीक ना, इसे भी पढ़ लेंगे हम। और देखिए, यह
क्या है, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो हमारी बातों को समझने की कोशिश किए हैं कि एक लोहे का टुकड़ा उसे पिघलाएंगे, यदि कोई दूसरा आकृति हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो परमाणु ही भाग लेता है, वही छोटा सा कण भाग लेता है उसमें। ठीक, इतनी बातें आप समझ गए। अब देखिए एक नीचे छोटी छोटी सी बात इसमें लिखी गई है, आप इसे समझने की कोशिश करिए। देखिए कह रहा है कि तत्वों के उतने ही प्रकार होते हैं जितने की परमाणु के। समझने की कोशिश करिए, जो ये परमाणु है, परमाणु का मतलब समझिए, परमाणु जितने तत्व, देखिए तत्वों के उतने ही प्रकार हैं, मतलब तत्व उतने ही प्रकार के हैं। जैसे तत्व के समझिए मतलब समझने की कोशिश करिए, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक, सोडियम है, ठीक, मैग्नीशियम है। तो ये सब क्या है, ये तत्व हैं दोस्तों, ये तत्व हैं। कैल्शियम है, इस तरह से अनेकों हैं, 108 है दोस्तों। तो ये जिंक है, ये सब क्या है, ये सब तत्व हैं। तो ये कह रहा है कि तत्वों के उतना ही प्रकार होते हैं जितने की परमाणु के, यानी परमाणु का मतलब समझिए। अब ये जो परमाणु लिखे गए हैं दोस्तों, तो ये जिंक है। तो जिंक के जो जिंक ये मेटल है, जो जिंक है, ये जो जिंक ये मान लीजिए है, तो जिंक में जो ये परमाणु है, सब परमाणु समान है। आप हमारी बातों को समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। जो ये परमाणु है, ये जो परमाणु है जिंक के, ये जो जिंक के परमाणु है, ये परमाणु है, सबसे छोटा कण, इसे विभाजित नहीं करते। दोस्तों आप हमारी बातों को समझ के कि परमाणु कितना छोटा होता है कि अपने नग्न आंखों से देख नहीं सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वो कितना छोटा कण है। एक बात और अनुमान लगाइए कि वो कितना कण होगा। हाइड्रोजन का दोस्तों, हाइड्रोजन की समझने की कोशिश करिए कि हाइड्रोजन की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर। आप समझने की कोशिश करिएगा, ये त्रिज्या है दोस्तों, किसकी, हाइड्रोजन की त्रिज्या है 10⁻10 मीटर हाइड्रोजन की त्रिज्या है, एक परमाणु की। ये परमाणु की त्रिज्या है, ये परमाणु की त्रिज्या है दोस्तों, ठीक, ये परमाणु की त्रिज्या है 10⁻10 मीटर परमाणु की त्रिज्या है हाइड्रोजन के। तो ये कण कितने छोटे हैं, ये जिंक है, तो जिंक का मतलब ये जिंक एक तत्व है। तो एक जिंक तत्व है, तो इसका मतलब कि जो इसके परमाणु हैं, जो इसमें जिंक में परमाणु होंगे, सब परमाणु की आकृति समान होगी। ठीक, उसकी जो आकृति है, एक परमाणु की जो आकृति होगी, जो परमाणु की आकृति होगी, मान लीजिए कि त्रिभुजाकार है, तो सभी परमाणु के जो सभी परमाणु हैं उनकी आकृति त्रिभुजाकार होगी, सबके गुण एक समान होंगे। एक जिंक के परमाणु की जितनी भी गुण है और जितनी भी आकृति है, जो भी चीज है उसमें सभी समान होंगे प्रत्येक परमाणु के, जो जिंक के परमाणु है। यही हर एक तत्व में है। यदि कैल्शियम ले लीजिए, तो कैल्शियम के जितने भी परमाणु हैं, यदि एक परमाणु जो गुण व्यवहार करता है, जो गुण देता है, वही सभी परमाणु गुण देते हैं। आप इसे थोड़ी थोड़ी बातों को समझने की कोशिश किए होंगे दोस्तों यहां से। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे, ये बातें समझ गए होंगे। अब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे अणु, मॉलिक्यूल्स। अणु किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं। अगर आप ये बातें समझ गए हैं तो ये बातों से आप बिल्कुल बिल्कुल समझ लेंगे। इसे समझने की कोशिश करिए। देखिए हम इस परिभाषा को पढ़ेंगे। कई परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं, इसे समझिए, कई परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं। आप यहां से बहुत कुछ समझे होंगे दोस्तों। इसका मतलब कि परमाणु मिलकर, कई परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। तो ये परमाणु जो है ये समान भी हो सकते हैं दोस्तों। जो ये परमाणु है, हमारी बातों को समझने की कोशिश करिए, जो ये परमाणु है ये समान भी हो सकते हैं और बना सकते हैं, और ये भिन्न भी परमाणु हो सकते हैं, जैसे H2O बनाया गया है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलाए गए हैं। देखिए हमारी बात को समझिए, ये जो हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो यानी कि हाइड्रोजन के भी परमाणु होंगे और ऑक्सीजन के भी परमाणु होंगे। तो ये दोनों परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण किए हैं। क्या है, H2O, एक अणु का है। ये भी बहुत छोटा है दोस्तों, अणु ये भी बहुत छोटा है दोस्तों। इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कितना छोटा है, लेकिन ये भी बहुत छोटा है। H2O है जो, तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन के एक परमाणु है और ऑक्सीजन का एक परमाणु है। ये मिलकर H2O एक अणु का निर्माण करता है। क्लोरीन का एक अणु है, एक और क्लोरीन का अणु है। दो क्लोरीन के परमाणु मिलकर
दो क्लोरीन के परमाणु मिलकर एक क्या है, अणु का निर्माण करते हैं। आप समझ गए होंगे दोस्तों, मतलब कि ये परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। ठीक दोस्तों, तो अब आइए हम इसकी परिभाषा को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं, अणु, देखिए मॉलिक्यूल्स क्या कह रहे हैं, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। समझिए दोस्तों, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म निहित होते हैं, अणु कहलाता है। तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म निहित होते हैं, अणु कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सभी गुणधर्म निहित होते हैं। पहले हम पहले लाइन को पढ़ेंगे, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में, मतलब कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है जबकि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। दोस्तों ये पहला डिफरेंस है अणु और परमाणु में। ठीक, अब देखिए, अब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। ये स्वतंत्र नहीं है, ये स्वतंत्र है। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। इसमें कई परमाणु मिलकर, ये कई परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हो गया चिन्ह स्वतंत्र में। तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म निहित होते हैं, अणु कहलाता है। सभी गुणधर्म निहित होंगे, यानी मतलब समझिए जैसे H2O है, तो जो H2O है दोस्तों, देखिए H2O जो है ये जो H2O है, तो H2O जो जल का एक अणु का गुण है, यही बात करें कि सभी गुणधर्म निहित होते हैं, अणु कहलाता है। मतलब कि अणु का जो एक कण है, अणु है, तो जो एक अणु का गुण होगा, जो एक अणु के जल का गुण होगा, वो यहां पर जितने भी H2O होंगे, जितने भी H2O होंगे, वो सभी का गुण एक ही होगा, सभी का गुण एक ही होगा। समझ गए आप बातों को? ये कहना क्या चाह रहा है कि जो अणु के, एक अणु के, जैसे H2O जल का एक अणु है, जो गुण व्यवहार कर रहा है, वही जल के सभी अणु के व्यवहार वही होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। तो ये बातें वही कह रहा है। जैसे आप समझिए, जैसे अमोनिया है, NH3 है, तो NH3 का क्या है, ये एक अणु है। तो NH3 का एक अणु जो व्यवहार कर रहा है, NH3 का, अमोनिया का एक अणु जो व्यवहार कर रहा है, यहां पर अनेकों अमोनिया ले लीजिए, यहां पर अनेक अमोनिया ले लीजिए, तो उन सबका गुण वही होगा जो एक अणु का गुण होगा। यही कह रहा है कि सभी गुणधर्म निहित होते हैं। इस एक अमोनिया के अणु में जितने गुण होंगे, वो जो अमोनिया, सारा अमोनिया लिए हैं, उसी का गुण, सारे अमोनिया का गुण इसमें निहित है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन बातों को समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये बातें तो आप लोग परमाणु मतलब एटम और अणु मतलब मॉलिक्यूल्स, कुछ बातें यहां से समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, अब पढ़ेंगे थोड़ा सा, जो कल का रिव्यू है उसको थोड़ा सा कल का हम देख लेते हैं, कल में क्या दिया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कल में हम क्या पढ़े थे दोस्तों? कल में देखिए हम लोग द्रव्य पढ़े थे, और द्रव्य के बाद द्रव्यमान पढ़े थे, और उसके बाद भार पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा कल के बातों को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ चीजें थी इसमें जो आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही होंगी। डिस्टर्ब करने का मतलब ये होगा कि जो द्रव्य था, ये द्रव्य था। द्रव्य का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो आपके आसपास जितनी चीजें देख रहे हैं, वो सभी द्रव्य हैं, वो सभी द्रव्य हैं। द्रव्य में देखिए दोस्तों, द्रव्य में सभी चीज आती है, जैसे ठोस भी आएगा, ठीक, ठोस आएगा, द्रव आएगा, गैस आएगा, ये तीनों आते हैं, ठोस, द्रव, गैस, ये द्रव्य में आती हैं। तो द्रव्य किसे कहेंगे? जितनी चीज आप आसपास देख रहे हैं वो सभी द्रव्य हैं। हम भी एक द्रव्य हैं, ये पेन एक द्रव्य है। मतलब आप जिस चीजों को देख रहे हैं या नहीं भी देख पा रहे हैं, जैसे हवा, उसे अनुभव कर रहे हैं, तो जिसे आप अपने ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, और जितनी चीजें आप देख पा रहे हैं, वो सभी द्रव्य है। ठीक है दोस्तों, वो द्रव्य है। तो द्रव्य का मतलब ये हुआ कि सभी द्रव्य में एक परमाणु होगा, वो परमाणु से मिलकर बना होगा। ठीक, परमाणु से मिलकर बना होगा। आप परमाणु की बात जानते ही होंगे। परमाणु ये एक अणु से मिलकर बना होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसके बाद चलिए, एक अणु से मिलकर बना होगा। ठीक, और अणु कई परमाणु से मिलकर बने होंगे, कई परमाणु से मिलकर बने होंगे। ठीक है दोस्तों, कई परमाणु से मिलकर बने होंगे। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें हम कल भी बताए थे। द्रव्य क्या है? द्रव्य मतलब जो हमारे आसपास चीजें हैं, और हम उन्हें बिल्कुल व्यवहार में समझने की कोशिश करिए। कभी नहीं बोलेंगे कि द्रव्य किसे कहते हैं। मैटर, इसे अंग्रेजी में दोस्तों मैटर कहते हैं।
इसे अंग्रेजी में मैटर कहते हैं, ठीक ना दोस्तों, या पदार्थ भी कहते हैं दोस्तों, ठीक, इसे पदार्थ भी कहते हैं द्रव्य को। तो आपके आसपास जितने भी पदार्थ हैं, ये आप जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, यही सभी क्या है, द्रव्य है, यही मैटर है, यही पदार्थ है, ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अब आइए थोड़ा सा हम और एक चीज समझ लेते हैं जो कल समझे थे। क्या समझे थे कल दोस्तों? कल समझे थे हम लोग द्रव्यमान को। देखिए द्रव्यमान, अब हम द्रव्यमान को कल क्या बताए थे? इसे हम मास कहते हैं। अब इसे हम कल क्या बताए थे? देखिए द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम कल क्या बताए थे? द्रव्यमान को हम कहे थे कि द्रव्य की, जो द्रव्य है उसके वास्तविक मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं, मास कहते हैं। द्रव्य के, जो ये हम द्रव्य बता रहे हैं, द्रव्य के वास्तविक मात्रा को, द्रव्य के वास्तविक मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करिए कि वास्तविक मात्रा क्या कह रहे हैं। समझिए, जैसे हम वास्तविक मात्रा कहने का मतलब ये हुआ कि ये यदि जल का टुकड़ा है, यदि ये जल है, यदि ये जल है, तो इसका वास्तविक मात्रा का कहने का मतलब ये हुआ कि जो इसमें अणु और परमाणु हैं ये जल ही के हों। आप समझने की कोशिश करिए कि जो द्रव्य का मात्रा हमारे कहने का, वास्तविक मात्रा कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये जल के कण हैं तो इसमें जल के ही अणु और परमाणु होने चाहिए। तो यानी कि मतलब वो क्या होगा? द्रव्यमान होगा। देखिए अलग भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जल का पता करना है कि जल 1 kg है। हमें हमारी बातों को समझने की कोशिश करिए। हम तो किसी भी चीज को जोक के पता लगा लेंगे, लेकिन हमें एक्चुअल में यदि 1 kg वाटर पता करना है कि 1 kg ये जल है, 1 kg जल है या वाटर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तो यही करना पड़ेगा ना कि इस बॉटल में जो ये जल है, ये जो जल है 1 kg का, इसमें अणु और जो इसमें परमाणु है या अणु के कण है वो सिर्फ जल ही के हों, तभी तो पता चलेगा कि हाँ हमारा 1 kg का जल है। तो वास्तविक द्रव्य का कहने का मतलब यही हुआ कि जो हम बॉटल में जल लिए हैं उसमें जो अणु हैं सिर्फ जल ही के हों, तो हमें पता चलेगा कि ये 1 kg चाहे 1 लीटर जल है। यदि अगर इसमें कुछ और लिक्विड के हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये 1 लीटर जल है? नहीं पता चल पाएगा। तो इसीलिए वास्तविक कहा गया है कि वास्तविक द्रव्य की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और चीजें कुछ चीज समझ लेते हैं। द्रव्यमान को देखिए दोस्तों, द्रव्यमान का दोस्तों जो मान है वो अवस्था परिवर्तन पे डिपेंड नहीं करता है। आप समझिए, अवस्था परिवर्तन पे ये द्रव्यमान डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों यदि ये जल बर्फ है, समझिए कि ये क्या है, ये बर्फ है, ये यदि बर्फ है 1 kg का बर्फ है, यदि इसे हम पिघला देते हैं, यदि इसे हम पिघला कर वाटर बना देते हैं तो क्या इसकी ये जल की मात्रा घट पड़ जाएगी? नहीं दोस्तों, यह 1 kg का ही रहेगा। यदि 1 kg का बर्फ है, इसे पिघला देंगे दोस्तों तो 1 kg का वाटर हो जाएगा। ये परिवर्तन पे डिपेंड, अवस्था परिवर्तन पे डिपेंड नहीं करता। ये देखिए जो द्रव्यमान है ये स्थान पे भी डिपेंड नहीं करता है। समझ लीजिए कि यदि हम 1 kg दोस्तों 1 kg, समझिए दोस्तों, यदि हम 1 kg यदि हम आलू ले रहे हैं, यदि 1 kg हम आलू दोस्तों दिल्ली में ले रहे हैं, ठीक ना, और फिर उसी आलू को लेकर, ये दिल्ली में ले रहे हैं और फिर उसी आलू को लेकर हम गुजरात में चले जाएं, तो दोस्तों ये 1 ही kg का होगा, ये 1 ही kg का होगा। ये नहीं कि दिल्ली में 1 kg है गुजरात में 2 kg का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये बिल्कुल आप इस डाटा को समझने की कोशिश करिए कि हमारे कहने का मतलब क्या है कि स्थान परिवर्तन पे ये डिपेंड नहीं करता है। द्रव्यमान एक बिल्कुल निश्चित राशि है, ठीक ना, क्योंकि ये द्रव्य के वास्तविक मात्रा पे डिपेंड करता है। वास्तविक मात्रा पर मतलब कि अणु पे डिपेंड करता है, ठीक ना, आप समझ गए दोस्तों। ठीक है, इतनी चीज समझ गए। अब देखिए हम समझ लेते हैं भार। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम समझेंगे भार को। भार क्या होती है? देखिए छोटी ये बातें कल पढ़ाए दोस्तों, लेकिन हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है भार? भार का मतलब कि वेट दोस्तों, ठीक, इसे वजन भी कहते हैं दोस्तों, इसे वजन भी कहते हैं। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा।
वजन को मास मत कहिएगा, वजन मतलब भारी होता है, ठीक है दोस्तों। तो वेट क्या है, इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, W बराबर mg। और जो ये मास है, मास को दोस्तों हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना, मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो भार है, ये जो वेट है, इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो W बराबर mg होता है, एक ये रिलेशन है W बराबर m इंटू जी। m क्या है, m मास है, m का मतलब मास है यानी द्रव्यमान है, ठीक है ना दोस्तों। अब ये g क्या है, ये g गुरुत्वाकर्षण बल है, ये g गुरुत्वाकर्षण बल है। ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है दोस्तों, ये गुरुत्वाकर्षण बल है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, और जिस बल से आकर्षित करती है उसे हम जी कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक ना। इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब देखिए हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, इसे समझने की कोशिश करिए। ये तो क्या है, हमारा एक्सीलरेशन है, ये त्वरण है, लेकिन इसे बल कह रहे हैं दोस्तों। हमारी बातों को समझने की कोशिश करिए। हम ये कह रहे हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को, तो जब प्रत्येक वस्तु कह रहे हैं दोस्तों, तो वो वस्तु क्या है, यह वस्तु जो है इसमें कुछ ना कुछ तो मास होगा ही ना होगा। तो जब मास में हम लोग एक्सीलरेशन से खींचेंगे दोस्तों, तो यही बल हो जा रहा है, इसे हम बल कह पा रहे हैं, वरना बल नहीं कहते, हम त्वरण कहते हैं हमेशा, कि इतने त्वरण से पृथ्वी हमको या किसी भी चीज को जो पृथ्वी पर है उसे आकर्षित करती है, किसी भी चीज को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, ठीक ना। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से, त्वरण से। लेकिन हम बल से कहते हैं, बल से इसलिए कहते हैं कि हम किसी भी वस्तु को कहते हैं, किसी भी वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, इसीलिए वह बल हो जाता है। समझ गए दोस्तों, इसीलिए वह बल हो जाता है। हम कहते हैं किसी भी वस्तु को, वस्तु का मतलब क्या है, वो मास है। आज जब हम जी से गुणा कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, यही दोस्तों, जब हम जी से गुणा कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, यही बल हो जाएगा, ठीक ना, यही बल हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। तो भार का मतलब देखिए, इसमें जी आ गया है, गुरुत्वाकर्षण आ गया है, तो जी का मान जब बदलेगा दोस्तों, ये कि मास तो क्या है, ये जो मास है दोस्तों, ये मास क्या है, कांस्टेंट है। मास हम जानते हैं दोस्तों कि मास कांस्टेंट है। तो यदि अब हम यदि हमारा वेट बदलेगा तो वेट किस पे डिपेंड करेगा, जी पे। हमारा जो वेट है वो जी पे डिपेंड करेगा। यदि जी का मान बदल रहा है तो हमारा वेट का मान बदलेगा, भार का मान बदलेगा, वजन का मान बदलेगा। यदि जी कांस्टेंट है तो हमारे भार का मान कांस्टेंट रहेगा, वजन का मान कांस्टेंट रहेगा। तो हम जानते हैं कि जी का मान बदलता है, स्थान परिवर्तन पर जी का मान बदलता है दोस्तों, ठीक ना। और स्थान परिवर्तन पे, यदि स्थान मानिए कि जी का मान यहां पर हम लोग जहां खड़े हैं, जी का मान जितना हो उसके हिसाब से जी का मान जब घटेगा, क्योंकि स्थान परिवर्तन पर जी का मान घटता बढ़ता है, इसीलिए दोस्तों भार का मान जो है घटता बढ़ता है। एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, हम एक चीज आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए आप समझिए, एक 1200 केजी का, एक 1200 केजी का मास है, ठीक ना, ये मास है, 1200 केजी का मास है, ठीक, ये 1200 केजी का मास है, ठीक ना। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण है यहाँ पे जी है, ये पृथ्वी पर है। लेकिन देखिए मास तो वही है, ये मास तो वही है, मास वही है 1200 केजी का। लेकिन जो जी है, जो G2 है, G1 के 1/6 है। आप समझिए, चांद पे जो हमारा जी है वो हमारे जी के, जो पृथ्वी का जी है उसका 1/6वां हिस्सा है। यानी क्या है, जी का मान बदल गया है, जी का मान बदल गया है। जी का मान कितना होगा, 1/6, मतलब 1/6वां। मतलब जो हमारे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उससे उसका 1/6 है, उसका 1/6 यानी कि 6वां हिस्सा है, उसका 6वां हिस्सा है, बहुत कम है दोस्तों। तो इसे समझने की कोशिश करिए कि यहाँ क्या भार होगा। देखिए यहाँ पे भार होगा, आप समझने की कोशिश करिए, 1200 इंटू G/6, ये 6 गुना के 12 यानी 200, ये 200 न्यूटन का होगा, 200 न्यूटन का होगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे समझिए ये 1200 न्यूटन का होगा, क्योंकि mg होता है दोस्तों। तो m का मान 1200 है और g का मान g है, तो ये 1200 न्यूटन का होगा। यानी देखिए जी का मान परिवर्तित हो गया,
तो हमारा भार बदल गया, ये 200 है, 200 न्यूटन है, ठीक ना, 200 न्यूटन भार है। और ये कितना भार है, ये 1200 न्यूटन भार है। ठीक है दोस्तों, आप इन बातों को समझ गए होंगे कि यदि जी का मान हमारा घट बढ़ रहा है तो हमारे भार का मान घट बढ़ रहा है, यदि जी का मान कांस्टेंट है तो हमारे भार का मान भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हमारा यानी कि मतलब कि जो हमारा भार है वो जी पे डिपेंड कर रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहां से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा।